ये हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, डू डैज प्लस सब्जेक्ट, डू डैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू डैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये इंट्रोगेटिव का है ना। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सामान्य रूप से 3 तरह के वाक्यों की कल्पना की जाती है। एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। यदि आप चाहें तो यहीं के यहीं आप एक और वेराइटी सीख सकते हैं, वह है एम्फैटिक, EMPHATIC। एम्फैटिक सेंटेंस कहते किसको है? जोरदार वाक्य को, जिसमें हम अपनी बातों को जोरदार तरीके से कहना चाहते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। और एम्फैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार रहा तो डू या डज, उसके बाद V1 और अंत में ऑब्जेक्ट है ना बेटा। तो यहां हम लोग 4 तरह के इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाएंगे अभी के अभी। पहला अफर्मेटिव, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव यदि करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब ओरिजिनल रूप में होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब ये इस स्ट्रक्चर को जल्दी से लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? शुरुआत में ही डू डज का प्रयोग होता है, बाद में सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब ओरिजिनल रूप में होता है। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क देना भूलते नहीं है, तो हमारा सेंटेंस हो जाता है इंट्रोगेटिव। अब लास्ट और अंतिम जो टाइप है वह है एम्फैटिक। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद V1 और अंत में ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना बेटा? आशा है कि आप ये चारों स्ट्रक्चर लिख चुके होंगे। यदि लिख लिए हैं तो जल्दी से हमें बताइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लगता है लिख लिए। हाँ, ओके ओके, जल्दी से लिख लेता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर यदि सब लोग लिख चुके हैं, तब हम इसका पढ़ने का उद्देश्य, व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड लर्निंग दिस टेस्ट, इस टेस्ट को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत क्या होती है और कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जहां हमें प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई दूसरा देंगे तो उस सेंटेंस गलत माना जाएगा। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लगभग 10 परिस्थिति है बेटा, जहां हमें हर हाल में अति आवश्यक है क्या करना? प्रेजेंट सिंपल वाला वर्ब फॉर्म देना। पहले तो जो चारों स्ट्रक्चर लिखे हो उस पर एक एक सेंटेंस लिख लेना है। पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लिख लेते हैं। मान लीजिए सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यू लर्न इंग्लिश डेली, यू लर्न इंग्लिश डेली। सब्जेक्ट हो गया, यू लर्न हो गया, वर्ब इंग्लिश हो गया, ऑब्जेक्ट डेली हो गया एडवर्ब।
तो ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सेंटेंस। दूसरा निगेटिव। निगेटिव का सब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रखते हैं, है ना। मान लो किसी का हम नाम ही यहां रख लेते हैं, जैसे नवीन है, तो नवीन का नाम यदि आएगा तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो पहले क्या देंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव का है। शुरुआत में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डज। स्ट्रक्चर आपके पास है इसलिए हम स्ट्रक्चर नहीं दोहराना चाहते हैं, सीधे लिख देते हैं नवीन। नवीन डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ठीक है ना बेटा? नवीन डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ये हो गया निगेटिव का। अब आ जाता है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में इसमें सेकेंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? डू लिखना चाहिए कि डज लिखना चाहिए? डज का प्रयोग जब हर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा? डू होगा, डज नहीं होगा। तो हो जाएगा डू आई टीच यू इंग्लिश, और यहां क्वेश्चन मार्क, डू आई टीच यू इंग्लिश। अब है ये जो बात अफर्मेटिव में आपने कही वह साधारण तरीके से कही गई है ना। इसी को हम लोग एम्फेटिकली कहते हैं, कोई बात को, उसी बात को हम जोरदार तरीके से कहते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ते हो प्रत्येक दिन, हम कहते हैं आप रोज अंग्रेजी पढ़ते तो हो, ऐसा। तो क्या होगा स्ट्रक्चर? यू के साथ क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब डू। यू डू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश डेली। यू डू लर्न इंग्लिश डेली, यहां फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल में 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और चारों स्ट्रक्चर पर हमने सेंटेंस फ्रेम करके देख लिया। हमने दो बात सीखी। पहला सीखा कि प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दूसरा सीखा कि यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करके। और यदि उसी अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना होता हो तब क्या करेंगे? वह डू डज जो प्रयोग आएगा सब्जेक्ट के अनुसार उसको हम पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के। तो डू आई कर दिए तो सब्जेक्ट और वर्ब का जैसे ही पैटर्न चेंज किए तो वह सेंटेंस क्या हो गया? अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव हो गया। अब है किसी बात को यदि हम जोरदार तरीके से कहें, जोर डाल के कहें, तब उसमें स्ट्रक्चर में क्या हेरफेर करना होगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसके नंबर पर्सन के मुताबिक डू अथवा डज का प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहां किया हुआ। इस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल में चारों तरह के सेंटेंसों की रचना कर ली, लिख लिया। आशा है आप सभी लिख चुके होंगे। अब हम जानते हैं कि इन्हें जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस वाला वर्ब फॉर्म है इसका कहां कहां उपयोग करना चाहिए, है ना। वेयर वी शुड यूज प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म। तो सबसे पहला लिखते जाना बेटा, छोड़ना नहीं। नंबर 1, नॉर्मल एक्शन इन प्रेजेंट। नॉर्मल एक्शन इन प्रेजेंट। यदि ऐसी परिस्थिति रहे, सामान्य काम
यदि वर्तमान में होता है तो उसे बताने के लिए हम जो वर्ब फॉर्म लगाते हैं वह क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे लिखते हैं he writes a letter, he writes a letter। ये सामान्य रूप से काम होता है प्रेजेंट में। ठीक है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो आईएनजी नहीं लगाते हैं या कोई दूसरा रूप नहीं लगाते हैं। जब भी होगा तो V1 अथवा V5। तो पहली परिस्थिति क्या है? नॉर्मल एक्शन यदि हमें दिखाना हो प्रेजेंट टेंस में, माने प्रेजेंट टाइम में, तो हम किस तरह का वाक्य बनाएंगे? कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे? कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे बेटा? बोलो बोलो बोलो, इसी का आसानी है, कोई भी बोलो। सर V5। हाँ V1 है बेटा। हाँ V5 है यहाँ किया हुआ। हाँ V1 भी करेंगे, V5 भी करेंगे, वो तो सब्जेक्ट का नंबर पर्सन जैसा देखेंगे। अब है दूसरी परिस्थिति, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भूल कर भी किसी दूसरे वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करें। जब भी करें तो प्रेजेंट सिंपल वाला, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। The earth moves around the sun। ये बात ये ऐसी सच्चाई है जो पहले से होती रही है, अभी भी है और बाद में भी ऐसा ही होगा, है ना? याद करो 2020 में भी यही था, 21 में भी यही है, 22 में भी यही है। तो इसलिए ये बदलने वाला नहीं है। जो बात चिरंतन सत्य हो उसमें कभी हेर फेर वर्ब फॉर्म में नहीं करेंगे। जब भी लिखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल में, अर्थात V1 या V5। अब तीसरा है साइंटिफिक फैक्ट, SCIENTIFIC। साइंटिफिक फैक्ट मतलब वैज्ञानिक सत्य। इसका उदाहरण लिखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यह बात वैज्ञानिक रूप से सत्य है कि पानी के गर्म होने के लिए, गर्म मतलब होने के लिए नहीं बल्कि उसको उबालने के लिए, उबल जाए पानी, इसके लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? 100 डिग्री से टेम्परेचर होना चाहिए। अब यह बात हर जगह लागू होती क्योंकि यह वैज्ञानिक सत्य है। अमेरिका में भी इतना डिग्री देगा, पानी उबलना शुरू हो जाए। बिहार शरीर में भी 100 डिग्री देंगे, पानी उबलना शुरू हो जाए। कहीं पर भी यह नियम लागू होगा, इसका कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं होता कि राजगीर में उबाल रहे थे ना तो 66 डिग्री में उबाल रहा था, ऐसा कभी होता नहीं। तो वैज्ञानिक सत्य को जब भी लिखना रहे तो किस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे? V1 अथवा V5, है ना? अब है कि कोई सिद्धांत है जिसको कहते हैं थ्योरी, उसको भी हम इसी तरह से लिखते हैं क्योंकि सिद्धांत जांच परख करके ही बनाया जाता है। जैसे
थ्योरी और प्रोवर्ब है ना बेटा। जो बात कही जाती है, जो कहावत कही जाती है, वह टेस्ट करने के बाद लिखी जाती है या बोली जाती है। जैसे देखो है, लेबर नेवर गोज इन वेन। लेबर नेवर गोज इन वेन मतलब परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। यदि परिश्रम हम करते हैं सही दिशा में तो उसका फल हमें मिलता है। ये बात अलग है कि किसी को तुरंत नजर आने लगता है, किसी को देर से नजर आता है, लेकिन किया हुआ मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, उसका असर होता है, वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में लाभप्रद ही होता है। तो जो भी प्रोवर्ब आप पढ़ोगे, जो भी लोकोक्तियां होंगी या कहावतें होंगी, वो सब इसी वर्ब फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब आइए पांचवा है कि लाइव टेलीकास्ट और कमेंट्री। लाइव टेलीकास्ट और कमेंट्री ये जब भी किया जाएगा तो प्रेजेंट सिंपल वाले ही वर्ब फॉर्म के द्वारा किया जाएगा। हालांकि मन में बात उठती है हम लोगों को कि ये जो कमेंटेटर्स होते हैं या जो एंकर होते हैं, वे जब उस काम को देख चुके होते हैं, उनके नजरों के सामने वो काम हो चुका होता है, तब वह हमें बताते। लेकिन ऐसा लगे दर्शकों को या ऐसा लगे श्रोताओं को कि वह हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, इस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए हमारे कमेंटेटर या हमारे एंकर किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। जैसे सचिन hits the ball and the score is 6। सचिन ने बॉल पर हिट किया और स्कोर बढ़कर 6 हो गया। ये हिंदी में लगता है कि ये तो घटना घट गई भैया, इसको पास्ट में बोलो। लेकिन चूंकि दर्शक को बताना है कि आप यहाँ एकदम देख रहे हो, आप समझो कि आप ही के सामने ये घटना घट रही है, इसलिए क्या करते हैं? सचिन हिट्स लिखते हैं, जिससे कि उसे लगे कि मैं खुद ही मैदान में हूं। इस तरह से हमने देखा कि 1 2 3 4 5, पहला है नॉर्मल एक्शन, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा साइंटिफिक फैक्ट, चौथा थ्योरी और प्रोवर्ब, और पांचवा लाइव टेलीकास्ट और कमेंट्री। ये पांचों परिस्थितियां जब रहेंगी हमारे सामने तो हम किसी दूसरे वर्ब फॉर्म का प्रयोग नहीं करके हम ऐसा प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। आप सभी इसे लिख चुके हैं? लिख लिया है ना बेटा? हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, इतनी बातें लिख चुके हैं? लगता है लिख चुका है। चलो ठीक है। yes, sir. ठीक, आगे बढ़ते। 10 परिस्थिति है बेटा, इसको याद रखना, ये काम दे देगा आपको दूसरे जगह भी। मतलब
बहुत जगह होता है ना कि कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता, तो कंटिन्यूअस का नहीं प्रयोग होता है तो होगा किसका, यानी सिंपल का होगा। यही सारी परिस्थितियां होगी जिसमें जब सिंपल का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा टेंस नहीं होगा, न कंटिन्यूअस हो सकता है, न परफेक्ट हो सकता है, न परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जब भी होगा तो V1 या V5 होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, साइंटिफिक फैक्ट रहे, नॉर्मल एक्शन इन प्रेजेंट रहे, कमेंट्री रहे, और बहुत सारे हैं, उसको भी हम बता ही देते हैं। आप लोग अखबार पढ़ते हो ना बेटा, रोज रोज पेपर पढ़ते होगे तो एक बात ध्यान देना कि पेपर के न्यूज जो होते हैं वे सब न्यूज अक्सर होता है पास्ट में, है ना, लेकिन ध्यान से देखना न्यूज का हेडलाइंस रहेगा प्रेजेंट में, है ना। तो छठा में हम क्या लिखेंगे, न्यूज हेडलाइंस। न्यूज हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट में लिखी जाती है ना। जैसे बीजेपी लूजेज 3 सीट्स इन यूपी, है ना, ये हेडलाइंस है। बाकी खबर बताएगा, डिटेल बताएगा अलग से कि ये कहाँ की सीट थी, कौन कौन उम्मीदवार थे, किनको कितना वोट मिला, ये सब लिखेगा नीचे। सीधे ऊपर में खाली ये लिखेगा बीजेपी लूजेस 3 सीट्स इन यूपी। जब कभी भी देखना, अखबार पढ़ लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी इंग्लिश डेली पढ़ करके देखो तो पता चल जाएगा कि न्यूज हेडलाइंस जब भी बनाया जाता है तो वह सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। अब आगे है कुछ एक्शंस होते हैं 7। कौन कौन एक्शन, पहला इसी में ए में हो गया है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत वाला काम। जैसे he drinks a glass of milk at night, किसी को रात में एक गिलास पी करके सोने की आदत है। ये सही भी बात है बेटा, कभी भी दूध यदि आप सभी लोग रात में पीते हो तो पढ़ने के पहले मत पीना, जब बेड पर जाते हो उसी समय इसको पीजिए, है ना। यदि बच्चों को प्रोटीन की डिफिशियंसी है, याद कम रहता है, तो उन बच्चों को गाय का दूध पीना चाहिए कब, बेड टाइम में, ठीक है ना। यदि आप पहले दूध पी लोगे तो लैक्टिक एसिड है उसमें, वह नींद आपको दिलाएगा, इसलिए कभी भी पहले नहीं दूध पीना चाहिए। तो हैबिचुअल एक्शन जब भी होगा तो प्रेजेंट सिंपल में होगा। दूसरा है फ्रीक्वेंट एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन मतलब जो काम हम बार बार करते, किसी को होता है ना कि ये काम हुआ है एक खास इंटरवल के बाद करता ही करता है, तो उस एक्शन को ये दर्शाएगा कैसे, प्रेजेंट सिंपल से। जैसे माई फ्रेंड विजिट्स हनुमान टेम्पल एवरी ट्यूजडे।
एवरी ट्यूजडे। जब जब मंगलवार आता है तो मेरा दोस्त जाता ही जाता है, अनुमान मान, उसको ये काम बार बार करने का आदत है। तो फ्रीक्वेंट एक्शन जब भी होगा या हैबिचुअल एक्शन जब भी होगा तो उसको बताने के लिए जिस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे वह वर्ब फॉर्म क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा, मतलब V1 अथवा V5 होगा। तो रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन अथवा फ्रीक्वेंट एक्शन, ये तीन तरह के एक्शन होंगे। तो उसको हम सीधे सीधे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, किसी दूसरे टेंस में इस तरह के एक्शन को नहीं लिखना है। अब है अधिकार बताने वाली बात, पोजीशन शोइंग एक्शन। तो ये 7 हो गया। उसके बाद 8 पोजीशन शोइंग एक्शन, मतलब अधिकार बताने वाला काम। कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट सिंपल में, जैसे आई हैव ए न्यू पेन, शी हैज ए कार। ये देखो, यहां भी V1 है, यहां है V5। इसका मतलब है कि जब भी अधिकार बताने की बात होगी तो सिंपल प्रेजेंट में ही वर्ब फॉर्म को रखना है, भूल करके भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट में नहीं लिखना। तो हो गया कितना? 8 काम हो गए, जिसको करने के लिए या जिसको दिखाने के लिए हर हाल में हमें प्रेजेंट ही टेंस का प्रयोग करना है, और उसमें भी V1 अथवा V5 का ही प्रयोग करना है। और कुछ है इसे जल्दी से लिख लिए हैं तो बताइए, फिर आगे बताते हैं। जल्दी बोलो बेटा, लिख लिए हो? लिख लिए? बहुत अच्छा। अब आगे देख लेंगे। मीट में बहुत तकलीफ होती है, ठंडी में व्हाइट बोर्ड जल्दी नहीं मिटता है, एक गर्मी में तुरंत मिट जाता है। अभी स्प्रीट एकदम स्टिक हो जाता है, चिकनाई वाले जगह को बहुत कस के पकड़ लेते। इसी वजह से व्हाइट बोर्ड मिटाने में खास करके जब एक्सट्रीम कोल्ड वेदर रहता है तो परेशानी होती है। गर्मी में ये परेशानी कम होती है अथवा नहीं होती, आसानी से मिट जाता है। अब आगे हम देखते हैं, बहुत सारा काम ऐसा होता है ना बेटा जिसको कि हम इंस्टेंट एक्शन करते हैं, है ना। 8 हो गया था, मम्मा है, इसको कहते हैं इंस्टेंट एक्शन। इसमें क्या आता है? वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ इमोशन, है ना। जो जिन सारे क्रियाओं का संबंध हमारे मनोभाव से है, मतलब अस्तित्व है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उन सभी कार्यों को बताने के लिए जब हम किसी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो जब होगा वर्ब तो V1 अथवा V5 में होगा। जैसे he hates the criminals,
he hates the criminals. यहां सोचना बेटा, ये हेट है, लव है, ये सब है, थिंक है, फील है, ये सब का कहां प्रोडक्शन होता है? माइंड में। और जो इमोशन वाली बात है, जो फीलिंग वाली बात है, उसको हम इंस्टेंट एक्शन कहते हैं, क्योंकि वह या तो होगा अथवा नहीं होगा। यह कंटिन्यू होने वाला काम है नहीं। जैसे आप किसी से प्रेम करोगे तो पूरा करोगे अथवा नहीं करोगे, उसी तरह से आपको यदि किसी से नफरत है तो पूरा होता है। ऐसा थोड़े होता है कि आज 10% नफरत है, कल ये पूरा 100% हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से जब हमारी आंखें खुली रहती है तो चीजें जो हमारे सामने आती है वह दिखती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आई एम सीइंग यू, ये बात गलत होगी। सीधे बोलिए आई सी यू। जिसका संबंध हमारे मनोभावों से है वो सारे तो होंगे ही प्रेजेंट सिंपल में। इसके अलावा हमारी ज्ञान इंद्रियों से जो कार्य होता है, जैसे क्या है? फील। ये फील करते हैं कहां से? स्किन से। आंखों का क्या काम है? सी। कान का क्या काम है? हियर। नोज का क्या काम है? स्मेल। है ना बेटा? फील, सी, हियर, स्मेल, थिंक, ये दिमाग का काम है। ये सभी लिख लीजिए। आते हैं ये कंटिन्यूअस में इन सभी का प्रयोग नहीं है ना। जब भी होगा तो किसमें होगा? प्रेजेंट सिंपल में। क्योंकि यदि हमारी आंखें खुलती है तो चीजें दिखती है। ऐसा थोड़े है कि हम आंख खोलते हैं तो जिस लड़के के सामने मैं खड़ा हूं वह लड़का पहले 10% दिखेगा, फिर 50% दिखेगा, और 10 मिनट में हाँ 100% दिख रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। या तो आप पूरे पूरे देखोगे 100% अथवा नहीं देखोगे। यदि हमारी पलकें खुलती है तो चीजें दिखती है और चीजें दिखनी चाहिए। यदि नहीं दिख रही है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई आई प्रॉब्लम है और बेटर वी शुड कॉन्टेक्ट ए डॉक्टर। लेकिन यदि हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है तब तो उसमें कभी आईएनजी नहीं लगे, क्योंकि वह अपना काम इंस्टेंटली करेगा। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे करेगा। अरे अभी तो देखना शुरू किए हैं, अभी कहाँ दिखा है पूरा? अभी तो सुनना शुरू किए हैं, अभी पूरा कहाँ सुनाई दिया? अभी तो आग पर हाथ रखे हैं, अभी गर्मी कहाँ मिली है? आधा घंटा रखेंगे तब तो मिलेगी। ऐसा नहीं होता। या तो हमें गर्मी महसूस होगी अथवा नहीं होगी। इफ आवर स्किन हैज सेंसेशन, यदि सेंसेशन नहीं है that is really a medical problem and better we should consult a skin specialist. उसी तरह से यदि कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ चिल्ला रहा है और सुन नहीं रहे तो हमारी समस्या है। तो ये जितने हैं बेटा, एक पहला की मेंटल एक्शन, मन से दिमाग से होने वाला काम, इमोशनल एक्शन भावना में होने वाला काम, और ये सेंस ऑर्गन वाले सारे एक्शन कभी भी कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होंगे। जब भी होंगे तो सिंपल प्रेजेंट। इसको लिख लिया ना बच्चा? बोलो बोलो। हाँ हाँ लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं।
24-25। चलो ठीक। चलो ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, कभी कभी शर्त वाले वाक्य का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, आप लोग 8 में भी कंडीशनल्स पढ़ना था बेटा, 8 में भी और 9 में, है ना। कंडीशनल्स 3 तरह के होते हैं। पहला जीरो कंडीशनल, दूसरा टाइप 1 और तीसरा टाइप 2। कंडीशनल चैप्टर है आपका, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि जो कंडीशनल पार्ट होता है वह भी सिंपल प्रेजेंट होता है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वह भी सिंपल। टाइप 1 में क्या होता है कि जो कंडीशनल पार्ट होता है वह सिंपल में होता है, और जो नहीं सॉरी जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वह सिंपल में होता है, और जो ठीक जैसे देखो यहां लिख लो, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस इन फ्यूचर। सुनने में बड़ा पता लगता है कि प्रेजेंट टेंस का कैसे प्रयोग करेंगे फ्यूचर में, लेकिन होता है कब, जब फ्यूचर टेंस वाला वाक्य कंडीशनल रहे तब। जैसे if you do the homework I will give you a gift। यहां देख लो, शर्त है यदि आप होमवर्क करेंगे तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, एक उपहार दूंगा, ठीक है ना। तो दोनों सेंटेंस को हिंदी में देखते हैं तो क्या होता है कि गागेगी लगा रहता है, और गागेगी लगा रहने से यह बात साफ हो जाती है सी छूटा हुआ है बेटा। अच्छा कहीं छूटा होगा तो लिख लेना, है ना। ठीक 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 बेटा, लिख लो, लिख, पीओ से लिख रहा है, ठीक है। सेंटेंस में छूटा हुआ PNC, ठीक, बताने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर में यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस रहता है तो जिस भाग में शर्त रहता है उस भाग वाला वर्ब फॉर्म के किसमें होता है, प्रेजेंट सिंपल में, और जिसमें शर्त नहीं है वो फ्यूचर में रहता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल, इसको पढ़िएगा कंडीशनल में, तो ये टाइप 1 है, कंडीशनल टाइप 1। कंडीशनल सेंटेंस जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हम तीनों टाइप पढ़ा देंगे। अभी तो इतना ही जान लीजिए कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। और बात, फ्यूचर प्लान बताने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर प्लान जैसे शुरू में ही लिखे थे, द चीफ मिनिस्टर, द CM leaves for LEAVES, leaves for Delhi tomorrow। CM leaves for Delhi tomorrow।
यदि भविष्य की कोई ऐसी योजना है जो निश्चित है कि ऐसा होना ही होना है, तब निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें। शर्त के लिए तो करते ही हैं, यदि प्लानिंग के लिए भी करना हो तो करें। और क्या है बेटा, इतिहास की जानकारी, हिस्ट्री नहीं, यहां समझना है हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फैक्ट में अंतर है। हिस्टोरिकल फैक्ट हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट जब भी लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल। जैसे अशोका द ग्रेट इन्वेड्स कलिंगा इन 261 BC। ये घटना कब की है? ईसवी सन के पहले की, 261 बरस पहले। अशोक ने क्या किया था? उड़ीसा पर आक्रमण किया था ईसवी सन के 261 वर्ष पहले। और उसको जब हम विद्यार्थी को बताते हैं तो क्या लिखते हैं? इन्वेड्स, V5 का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा किस लिए? यह एक इतिहास की सच्ची घटना है, और सच्ची घटना को समझाने के लिए, बताने के लिए जब भी हम किसी वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वह या तो V1 होगा या V5 होगा। यह कहने का मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में ही करेंगे। और एक और याद आ रहा है, उसको लिख लेते हैं, वही अंतिम है। इसको लिख लिया है ना बच्चा? ये जो बातें लिखी हुई है आपने लिखा है? अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक बेटा, ठीक। वाह, बहुत अच्छा। ले तुम ये नहीं आते हैं, जरा से भिंगा देते। कुछ सेंटेंस हेयर और देयर से शुरू होते हैं, है ना? उसमें हेयर और देयर का कोई मतलब नहीं होता है, वह सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए प्रयोग में आता है और उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके शुरुआत के लिए हमें हेयर और देयर लिखना रहे, बताना रहे, इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करना रहे, तो वैसे सेंटेंस में जब भी हम वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो वह कौन सा वर्ब फॉर्म होगा? V1 अथवा V5, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे जैसे कौन नंबर था? 12 नंबर है, 12 नंबर। द सेंटेंस इसमें लिख लो, द सेंटेंस begins with here and there, here and there। जैसे here comes the principal,
ये इस तरह के सेंटेंस बनते हैं किसमें? एक्सक्लेमेटरी में, है ना? तो एक जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर और देयर से शुरू होता है, उसमें जब भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट का देख लेंगे, उसके अनुसार करेंगे। लेकिन जब भी करेंगे तो प्रेजेंट में ही करेंगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले ही वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो ये 10-11 परिस्थितियां हैं जहां हमें किसी दूसरे वर्ब फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। जब भी करना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। समय हो चुका है बेटा, हम आपसे विदा लेते हैं। अब आपके दूसरे टीचर का समय हो गया, उनके साथ आप जाइए, बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।